जैसे तैसे करके वक्त गुजरता गया और फिर 10 जनवरी 1955 को हुकूमत ने ओरिएंट एयरवेज को नेशनलाइज कर लिया और इसका नाम PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस रख दिया गया। जब PIA बनी तो इसे ओरिएंट एयरवेज के 3 कन्वेयर CV-240, 11 DC-3 डकोटा जहाज और कुछ पुराने एयरक्राफ्ट्स मिले। टोटल फ्लीट साइज तकरीबन 15 से 18 जहाजों का था। दोस्तों, PIA पहली एयरलाइन थी जिसने चाइना में डायरेक्ट एयर एक्सेस हासिल की। अचीवमेंट्स यहाँ खत्म नहीं होती। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने IBM सिस्टम को 1960s में यूज किया और 2010 का डिकेड शुरू हुआ। 2010 के बाद PIA में करप्शन ने पांव रखा और PIA का नुकसान एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन गया। ऑडिटर जनरल की 2007 से 2017 की ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में लिखा गया कि इस पीरियड में टिकिंग फ्रॉड की वजह से 44.5 बिलियन रुपीस के लॉसेज हुए। इसी पीरियड में पार्ट्स और इक्विपमेंट की परचेजिंग बड़ी तेजी से हुई और $24,000 वाली चीज का बिल 2,40,000 दिखाया गया। एक बार फिर से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी रवायत बरकरार रखी है जो अपने मुसाफिर हैं उनको मायूस करने की है। मैंने गलती से PIA की बुकिंग करवा ली। मैंने सोचा कि शायद इसकी एग्जीक्यूटिव क्लास अच्छी होगी तो PIA के जरिए ट्रैवल किया जाए। मैंने PIA की बेहतर क्लास को बुक किया, एग्जीक्यूटिव क्लास को, मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पर आए काउंटर पर टिकट्स लेना चाहा तो काउंटर पर पता चला कि भाई जहाज़ बदल दिया और ये पूरा जहाज़ इकोनॉमी क्लास है, यानी कि आपको चार्ज उन्होंने किया बिजनेस वाला और आपको टिकट्स थमा दी इकोनॉमी वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें अक्सर बताया जाता है कि एक उस्ताद के कई शागिर्द बहुत अच्छा करियर बना लेते हैं, जिंदगी में कामयाब समझे जाते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन उस्ताद सारी जिंदगी उस्ताद ही रहता है। ये कुदरत का कानून सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होता, कभी कभी बेजान चीजों पर भी लागू हो जाता है। आपके जहन में एक सवाल उठा होगा, वो कैसे? चलिए आपको बताता हूँ। एमिरेट्स एयरलाइंस, जिसका शुमार दुनिया की टॉप रैंक्ड एयरलाइंस में होता है, वो एनुअली 35 बिलियन US का रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर पाकिस्तानी रुपीस में समझा जाए तो 9,730 अरब रुपए बनते हैं। अगर इसको मंथली डिवाइड किया जाए तो तकरीबन 3 बिलियन US यानी पाकिस्तानी 834 अरब रुपए बनते हैं और एमिरेट्स एयरलाइन रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा पा रही है। यहाँ मेरा मसला एमिरेट्स का बिजनेस या प्रॉफिट नहीं, मेरा मसला एमिरेट्स एयरलाइंस की उस्ताद एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA है, जिसको माले मुफ्त समझकर दिले बेरहम ने सिर्फ 135 अरब रुपए में बेच दिया। So the highest bid offer stands at 135 billion submitted by RF Habib Consortium Limited। आइए PIA के राइज से फॉल तक की सारी कहानी और PIA किन लोगों का विक्टिम बनी, आज की वीडियो में इस सारे मुद्दे को समझते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान बनने से भी पहले, यानी 1946 में, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने महसूस किया कि पाकिस्तान बनने के बाद दोनों हिस्सों यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में आने जाने के लिए एक एयर सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो कायदे आजम ने उस वक्त के बिजनेस टाइकून मिर्जा अहमद इस्फहानी को ये टास्क दिया और ओरिएंट एयरवेज वजूद में लाई गई। पाकिस्तान बनने के बाद ओरिएंट एयरवेज ने दिन रात काम किया, माइग्रेंट्स को शिफ्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे तैसे करके वक्त गुजरता गया और फिर 10 जनवरी 1955 को हुकूमत ने ओरिएंट एयरवेज को नेशनलाइज कर लिया और इसका नाम PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस रख दिया गया। जब PIA बनी तो इसे ओरिएंट एयरवेज के 3 कन्वेयर CV-240, 11 DC-3 डकोटा जहाज और कुछ पुराने एयरक्राफ्ट्स मिले। टोटल फ्लीट साइज तकरीबन 15 से 18 जहाजों का था। उस वक्त का बजट आज के हिसाब से तो बहुत कम था, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए ताकि नए एयरक्राफ्ट्स खरीदे जा सकें, ऐसे एयरक्राफ्ट जो कराची से लंदन तक जा सकते हों। आहिस्ता आहिस्ता ये सफर चलता रहा और PIA ने 1960s में कदम रखा, जिसे PIA का गोल्डन एरा भी बोला जाता है। ये वो दौर था जब इसे चलाने वाले एयर मार्शल नूर खान थे। आप हैरान होंगे सुनकर के 1964 में PIA दुनिया की पहली एयरलाइन बनी जो चाइना गई।
1960s में PIA ने बोइंग 707 जेट खरीदा और एशिया की पहली एयरलाइन बन गई जो जेट इंजन चला रही थी। इसी दौर में कराची टू न्यूयॉर्क रूट इंट्रोड्यूस करवाया, ईस्ट पाकिस्तान के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड की और इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट किया। इसी दौर में लंदन से कराची की फ्लाइट 6 घंटे 43 मिनट्स और 51 सेकंड्स में कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया जो कि आज तक अनब्रेकेबल है। दोस्तों, PIA पहली एयरलाइन थी जिसने चाइना में डायरेक्ट एयर एक्सेस हासिल की। अचीवमेंट्स यहाँ खत्म नहीं होती। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने IBM सिस्टम को 1960s में यूज किया। IBM मतलब इंटीग्रेटेड बैकअप मॉड्यूल, यानी जब किसी एयरक्राफ्ट का मेन सिस्टम किसी वजह से काम करना छोड़ देता है तो IBM खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, जिससे पायलट्स को जहाज कंट्रोल करने के लिए मदद मिलती है। और पायलट्स अल्टीट्यूड यानी कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जहाज की स्पीड कितनी है और रूट कौन सा है, इन खास चीजों तक एक्सेस बनी रहती है। 60s की दहाई में PIA ने जबरदस्त प्रॉफिट भी कमाया। फिर 70s के दौर में PIA दुनिया की टॉप एयरलाइंस जैसे पैन अमेरिकन, वर्ल्ड एयरलाइंस और ब्रिटिश एयरवेज के बराबर खड़ी थी। PIA के इंजीनियर्स और पायलट्स की पूरी दुनिया में डिमांड थी। इवन उस वक्त US प्रेसिडेंट की वाइफ जैकलीन कैनेडी ने PIA में सफर किया और जब उनसे PIA का एक्सपीरियंस पूछा गया तो उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, जिसे बाद में PIA का स्लोगन बना दिया गया था। ये जो PIA का ऑफिशियल स्लोगन है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आपको पता है ये किसने दिया था? जैकलीन कैनेडी ने, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो बीवी थी, जो फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की। उससे पूछा गया कि फ्लाइट कैसी थी तो उन्होंने जवाब में बोला ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, and that became the official slogan of the airline. इस वक्त तक PIA सेल्फ सफिशिएंट थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा डाल रही थी, पर वक्त ने फिर से साबित किया कि हर उरूज को जवाल होता है। लेकिन PIA का जवाल कुछ जल्द ही शुरू हो गया और PIA 80s की दहाई में कदम रखते ही डिक्लाइन का शिकार हो गई। 1980s में गल्फ कैरियर्स का बूम स्टार्ट हुआ। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, इत्तेहाद, सबीना एयरलाइंस मार्केट को डोमिनेट करने लगी हैं। इसी एरा में प्राइवेट एयरलाइंस मॉडर्न फ्लीट के साथ मार्केट में आती हैं और कंपेटिटिव प्राइसिंग शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली PIA इस प्राइसिंग कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर सकी। इसी कश्मकश के चलते 90s स्टार्ट होता है। इस दहाई में नून लीग की गवर्नमेंट कायदे मिल्लत नवाज शरीफ की लीडरशिप में ओपन स्काईज पॉलिसी लाती है, यानी अब फॉरेन एयरलाइंस पाकिस्तान से फ्रीली ऑपरेट कर सकती थी। PIA जो पहले ही प्राइसिंग वॉर में कम्पीट नहीं कर पा रही थी, अब ओपन स्काईज पॉलिसी आने से PIA की मार्केट शेयर 50% से 20% तक गिर गया था। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी। रूट्स की प्लानिंग बगैर किसी बिजनेस एनालिसिस के होने लगी। फ्यूल कॉस्ट हाई रहने लगे और PIA का कॉस्ट पर सीट इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ज्यादा हो गया। ये वो टाइम था जब PIA लगातार लॉस में जाने लगी थी। 2000 से 2004 के बीच कुछ टेम्परेरी रिफॉर्म्स करी जाती हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कुछ बेहतर होने लगती है, लेकिन 2007 में यूरोप सेफ्टी कंप्लायंस और ऑडिट इश्यूज की वजह से यूरोपियन फ्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। ये रूट्स PIA के सबसे प्रॉफिटेबल रूट्स थे और इन रूट्स के ना होने की वजह से PIA दोबारा से नुकसान में जाने लगती है और 2010 का डिकेड शुरू हुआ। 2010 के बाद PIA में करप्शन ने पांव रखा और PIA का नुकसान एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन गया। ओवरस्टाफिंग, एक्सेसिव डेट और इनएफिशिएंट ऑपरेशंस ने लॉसेस को और भी बढ़ा दिया। कराची PIA शुबा मेडिकल में अरबों रुपए के घपले, FIA ने अरबों रुपए के घपलों की तहकीकात का आगाज कर दिया। PIA शुबा मेडिकल से 2008 से 2017 तक के बजट अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। कौमी एयरलाइन में अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई। ऑडिटर जनरल की 2007 से 2017 की ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में लिखा गया कि इस पीरियड में टिकटिंग फ्रॉड की वजह से 44.5 बिलियन रुपीस के लॉसेस हुए। इसी पीरियड में पार्ट्स और इक्विपमेंट की परचेजिंग बड़ी तेजी से हुई और $24,000 वाली चीज का बिल 2,40,000 दिखाया गया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। आखिर किसी को फर्क क्यों पड़ता इन पैसों का? इन पैसों के असल मालिक तो पाकिस्तानी अवाम थे और जब मालिक को फर्क नहीं पड़ता तो मुलाजमों को क्यों कर फर्क पड़ने लगा। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं तो इसी पीरियड में अनक्वालिफाइड लोगों को CEOs और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाया गया। ये ज्यादातर लोग
लोग जीरो एविएशन एक्सपीरियंस बट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले थे। हर इलेक्शन के बाद सीईओ और हायर मैनेजमेंट को चेंज किया जाता रहा और हालात गवाह हैं, हमारे जिस भी इदारे में पॉलिटिक्स ने कदम रखा फिर वो इदारा जवाल के करीब होता गया। पीआईए में भी पॉलिटिकल भर्तियां होने लगी। ओवर स्टाफिंग यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 150 से 200 का स्टाफ पर एयरक्राफ्ट होता है, लेकिन पीआईए 300 से भी ज्यादा का स्टाफ कैरी करने लगी, जिस वजह से हाई सैलरी कॉस्ट का मसला जन्म लेने लगा। 2023 तक पीआईए की लायबिलिटीज 724 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई और ऑपरेशनल लॉसेस रेगुलर बढ़ते गए। ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कम हो गए, सप्लायर्स को बिल टाइमली नहीं मिलते थे, फ्यूल की पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी रहती थी। यहाँ तक पीआईए सफेद हाथी बन चुका था और अक्टूबर 2024 में पीआईए को प्राइवेटाइज करने की फर्स्ट अटेम्प्ट करी गई। 10 अरब तक बोली लगाई गई, जो कि गवर्नमेंट की डिमांड 85 अरब से बहुत कम थी, तो ये डील मैच्योर ना हो सकी। साल 2025 में दोबारा प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी गई। फाइनली 23 दिसंबर 2025 में आरिफ हबीब ने 75% स्टेक्स 135 अरब रुपए में खरीद लिए और यहाँ पर पीआईए का चैप्टर क्लोज कर दिया गया। यहाँ पर आपको बताएं कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए की बोली जीत ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली दी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए की बोली जीत ली है। इसको बेचने वालों ने खुशियां मनाई, पर इसको पालने वाले सिर्फ दुख और अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सके। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या पीआईए को प्राइवेटाइज होने से बचाया जा सकता था? क्या इसको बेहतर बनाया जा सकता था? आइए जरा इस पर भी बात करते हैं और 4 मेन रीजंस को डिस्कस करते हैं जो पीआईए के डिक्लाइन की वजह बनी। पहला पॉइंट, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस एंड मेरिटोक्रेसी। पॉलिटिकल भर्तियां बंद करके मेरिट पर एक्सपर्ट्स और टेक्निकल लोगों को लगाया जाता, जिससे मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन अफसोस ऐसा ना करके पीआईए को बेच देना ज्यादा मुनासिब समझा गया। सर यही था, यही पीएमएलएन का प्लान यही था और जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी रिपोर्ट कहती है वो यही कहती है कि जानबूझ के इसको खसारे में दिखाया गया ताकि ये इसको सस्ता बेचा जाए और जो खरीदने वाले हैं वो कोई बहुत ही जो है वो थे अपने जिनको नवाजना था और यही था प्लान के खसारा सारा हुकूमत बर्दाश्त। तो सियासी नीयत का ही फुकदान था। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के एविएशन टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप एविएशन टैलेंट को इसके अंदर इंडक्ट करते हैं, सही प्रॉपर मैनेजमेंट लाते हैं और आपकी नीयत बेईमानी की, चोरी की, करप्शन की नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, कॉस्ट एंड वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन, यानी ओवर स्टाफिंग कम करके पर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टाफ रखा जाता, जिससे कॉस्ट कटिंग होती और पैसा बचाकर इंडस्ट्री में प्राइस कंपटीशन को कम्पीट करने पर लगाया जाता। लेकिन ऐसा ना करके पीआईए को बेच देना ही बेहतर समझा गया। तीसरा पॉइंट है फिक्स फ्लीट एंड सेफ्टी कल्चर। अगर पहले वाले 2 पॉइंट्स पर काम कर लिया जाता तो ये तीसरा पॉइंट इंतहाई आसान रहता। आउटडेटेड एयरक्राफ्ट्स को अपडेट किया जाता। चौथा पॉइंट है ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल कंट्रोल्स। किसी भी इदारे को करप्शन से दूर रखने के लिए उस इदारे में ट्रांसपेरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स बहुत जरूरी होते हैं और इससे भी ज्यादा जरूरी होता है ऑडिट्स की रिपोर्ट को रिस्पॉन्ड करना। लेकिन ऐसा ना करके नाअहल लोगों ने आसान रास्ता चुना और पीआईए को बेच डाला। इन लोगों ने सिर्फ पीआईए को नहीं बेचा, इन लोगों ने पाकिस्तान की पहचान को बेच दिया। इन सियासतदानों की नाअहली ने पाकिस्तान का फख्र छीन लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज।